से पटना तक की इम्पॉसिबल रोड ट्रिप पर मन्नू चल तो दिया था, लेकिन दोपहर होने से पहले ही उसे बार बार नींद आ रही थी। वैसे भी 25 घंटे के लिए एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ड्राइवर भी नॉन स्टॉप नहीं चला सकता था, और शिवानी का फोन आने के बाद से मन्नू को पटना पहुंचने की और ज्यादा जल्दी हो गई थी। लेकिन गौरव मन्नू के बार बार नींद में आने से डर रहा था, और इस मुसीबत से बचने का अब एक ही तरीका था कि मन्नू फटाफट गौरव को ड्राइविंग सिखा दे। पर गौरव ने कार में बैठते ही जो रेस दी तो सीधे डिवाइडर में दे मारी। अबे यार, बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे छोड़, लेकिन नहीं। गौरव के सर में हल्का सा झटका लगा था। वो अपना सर सहला रहा था। हट अब ड्राइविंग सीट से, मैं बैक करता हूँ। अरे नहीं सर जी, बैक गियर डालो ना, मैं बैक करता हूँ। जिद मत कर भाई, आजा, तू आराम से बैठ, मैं चला लूंगा। नहीं सर जी, अब तो मैं ही चलाऊंगा, नहीं तो हम बस से जाएंगे। बात की बात रही, हाँ नहीं तो। मन्नू ने गौरव का ऐसा कॉन्फिडेंस पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी सीट बेल्ट वापस लगा ली। हाँ, धीरे धीरे रेस दे, हल्की हल्की। हाँ, गुड। अब स्टीयरिंग सीधा कर। स्टीयरिंग तो गोल है सर जी, इसे सीधा कैसे करूं? अरे मेरे देवता, गाड़ी सीधी कर, आगे वाले टायर सीधे कर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था सर जी। अच्छा, लो हो गया। धीरे धीरे करना है ना, लो जी, धीरे धीरे चल दिया हम। गाड़ी 30-35 की स्पीड पर सड़क के किनारे स्लो लेकिन स्टेडी चल रही थी। मन्नू थोड़ा रिलैक्स हुआ। है ना सर जी, मस्त चला ली ना मैंने। भाई तू ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, आराम से फोकस सड़क पर। आप टेंशन मत लो सर जी, मानो मेरी बात, आप आराम से थोड़ी देर सो जाओ और मैं दिल्ली पहुंच के आपको उठा दूंगा। ओ भाई, अभी बोला ना तुझे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अरे हाँ, नहीं हो रहा, चिल्ला क्यों रहे हो? और अगर आपको ऐसे ही अलर्ट बुलडॉग की तरह बैठना था तो मुझे कार चलाना सिखा के क्या फायदा? मतलब ये कि अगर आप सो नहीं सकते तो थोड़ा रिलैक्स तो करो, लेट जाओ आराम से टेक लगा के, और हाँ, थोड़ा म्यूजिक बजा दो। मन्नू को गौरव की बात लॉजिकल लगी। अगर कुत्ते की तरह अलर्ट मोड में ही बैठना था तो गौरव के होने का फायदा क्या था? मन्नू ने सीट थोड़ी सी पीछे की और आराम से टिक गया। मन्नू स्माइल करते हुए गौरव की तरफ देखने लगा। क्या हुआ सर जी, ऐसे प्यार भरी नजरों से क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ वो लड़का जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। अरे सर जी, वो तो बीती बात हुई। अब इतनी सी गलती के लिए अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया। ना, माफी तो कब की दे दी। अब तो प्राउड हो रहा है तुझ पर कि तू 1-2 महीने में ही अपने में कितना इम्प्रूवमेंट ले आया, वरना तू तो डरा हुआ फट्टू सा एरोगेंट लड़का था। एरोगेंट तो शायद अब भी हो सकता हूँ सर जी, पर डरा हुआ नहीं रहा। जानते हो, मुंबई में जो हफ्ता 10 दिन रहा ना, उसमें मेरी ऐसी बैंड बजाई कि सारा डर ही निकल गया। और हाँ, मेरी मम्मी पता क्या कहती है? तेरी मम्मी बहुत कुछ कहती है। कौन सी वाली बात की बात कर रहा है तू? अरे सर जी, वो कहती है कि 10 साल घर में पड़े रहो और 1 साल दुनिया घूम लो, तो वो 1 साल की एज 10 साल घर में स्पेंड हुई एज से ज्यादा हो जाती है। बात तो बड़ी शानदार कही है, पर ये तुझे कैसे समझ आ गई? ऑनेस्टली बताओ सर जी, तो समझ में तो मुझे घंटा नहीं आया। बस मम्मी कहती थी तो मैंने रट्टा मार लिया। पर आप बताओ ना, अब तो समझदार हो कि 10 साल का लड़का अगर 10 साल घर में रहेगा तो वो 20 साल का हुआ ना, और अगर वो 1 साल वर्ल्ड टूर करेगा तो वो 21 साल का हुआ। लेकिन फिर वो 10 साल की एज 1 साल की एज से ज्यादा कैसे हुई? क्या ऐसा इसलिए है क्या कि 20 से ज्यादा 21 होते हैं? तू मस्त है यार। कौन सा बॉर्नवीटा पीता था तू? अरे हंसो मत सर जी, बताओ ना, क्या मैथ्स है ये? वैसे भी मेरी मैथ्स बहुत वीक है। तू इसका लिटरल मीनिंग समझना चाह रहा है, इसलिए तेरे पल्ले नहीं पड़ा, पर डीप डाउन इनसाइड तू समझ चुका है। वरना जब मैंने तेरे 1 मंथ में ही मैच्योर होने की बात कही, तभी तुझे मम्मी का ये कोट क्यों याद आया? अरे हाँ, ये तो सही कहा आपने सर जी, लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या हुआ? तेरी मॉम एज नहीं एक्सपीरियंस की बात कर रही थी।
10 साल घर में रहने से वो एक्सपीरियंस, वो इंसिडेंट्स, वो प्रॉब्लम्स नहीं मिलती जो हमारा कैरेक्टर डेवलप करती हैं। इसलिए 1 साल घर से बाहर रहने में, घर से बाहर मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहने में दुनियादारी पता चलती है, अपना स्टेमिना, अपनी कैपेबिलिटी पता चलती है। हाँ सर जी, फिर तो लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना उतना बुरा नहीं हुआ जितना एट द टाइम लगता है। करेक्ट, प्रॉब्लम्स हमें बेटर करती हैं। हाँ सर जी, वो तो ठीक है, पर प्रॉब्लम्स नई नई आती रहे तो अच्छा है ना, क्योंकि मैं फिर से किसी गांव में किडनैप होकर और चरस फूक के मार नहीं खाना चाहता। अबे तुझे कल की पिटाई का दर्द नहीं हो रहा? अभी दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह हमने जहाँ ब्रेकफास्ट किया था ना, वहाँ मैंने एक पेन किलर ले ली थी, तभी तो मैं घंटे भर के लिए सो गया था। जैसे ही पास से तेज रफ्तार ट्रक निकला तो मन्नू अलर्ट होकर बैठ गया। यार तू बात मत कर, ध्यान से चला। साले इतनी तेज ट्रक चला रहे हैं जैसे फार्मूला 1 रेस लगी हो। अरे टेंशन मत लो सर जी, हम बिल्कुल साइड में चल रहे हैं और रोड एकदम सीधी है और मेरा हाथ भी सेट हो गया है। मन्नू 10 मिनट तक बड़े ध्यान से उसको ड्राइव करते देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तू सच बता, आज से पहले तूने कभी कार नहीं चलाई थी? गौरव मुस्कुराने लगा। दांत मत दिखा, मुंह चला। तूने पहले गाड़ी चलाई है ना? एक्चुअली अपना बॉस था ना रायजादा, मेरा मामा, तो वो छुट्टियों में गाड़ी लेकर आता था, तो कई बार मैं इसकी गाड़ी पर बैठकर बस गाड़ी चलाने की एक्टिंग करता था। तो एक दिन इसने देख लिया और फिर तो तुझे चलाने को दी होगी। अरे नहीं सर जी, आपको ये इतना अच्छा मामा लगता है क्या? बल्कि इसने पापा से मेरी शिकायत कर दी कि मैं गाड़ी में शैतानी कर रहा था, और कहा कि अगर इतना ही गाड़ी चलाने का शौक है ना तो अपनी गाड़ी लूं और उसका सत्यानाश करूं। हद है यार, मामा लोग तो अपनी बहन के बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं दे देते। अरे वो क्या है ना, मेरे पापा का ईगो बहुत है, तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उन्हें कुछ कह दे, और उनके पास कार तो थी लेकिन वो खटारा हो गई थी। सर जी सुनो ना, हाँ, तो अब मैं 17 साल का था, तो मुझे आया गुस्सा, तो मैंने रात में अपने 2 दोस्तों को बुलाया और इसकी कार को धक्का मार कर गैराज से निकाल लिया और चलाने लगा। मन्नू उचक कर अपनी सीट पर बैठ गया। बल्ले तेरे, फिर अरे फिर क्या, वही हुआ जो इस गाड़ी के साथ हुआ था। मैंने स्टार्ट किया, चलाया और अच्छी खासी चली रही थी कि हैंडल से कंट्रोल छूट गया। हैंडल नहीं, स्टीयरिंग। हाँ वही स्टीयरिंग। हाँ, तो स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट गया और वो डिवाइडर से टकरा गई। फिर रायजादा तो बहुत रोया होगा। नहीं, मामा ने तो कुछ नहीं कहा, पर मेरे पापा ने बहुत सुनाया था और मम्मी ने भी एक थप्पड़ मार दिया, बस। और फिर उसके बाद मैंने मन ही मन कार चलाने की इतनी प्रैक्टिस की, पर ठीक इसी टाइम पर एक सुपरमैन की स्पीड से दौड़ता हुआ ट्रक कार के इतने पास से निकला कि मन्नू के साथ साथ गौरव की भी रूह कांप गई। मन्नू धीरे से बोला, देख गौरव, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तू आजा यहाँ, थोड़ी देर मैं चलाता हूँ। क्या पता कोई पुलिस बैरिकेडिंग मिल गई तो तेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। ट्रक के गुजरने के बाद से गौरव भी इतना डरा हुआ था कि उसने कोई बहस नहीं की और चुपचाप कार साइड में रोक दी। दोनों ने फिर सीट्स एक्सचेंज कर ली, पर अब मन्नू को एक बात की तसल्ली हो गई थी कि ज्यादा नहीं तो 50-60 किलोमीटर का ब्रेक लेने के लिए उसे गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास एक को पायलट रेडी हो चुका था। दोपहर के 3 बजे शिवानी अपने रूम में बैठी पढ़ रही थी कि उसे बाहर किसी के आने की आहट हुई। शिवानी ने इग्नोर कर दिया। इतना बड़ा घर था, ऊपर से अभी भी घर में एक डेथ हुई थी। सारा दिन कोई ना कोई आता जाता ही रहता था। वो फिर से अपनी नॉवल पढ़ने लगी थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे सब लोग मिलकर कोई खुसुर फुसुर कर रहे थे। शिवानी अपने रूम से निकलकर बाहर गई तो देखा 4 में से 3 बुआ, पापा, मम्मी, पड़ोस की आंटी सब आंगन में खड़े धीरे धीरे बोल रहे थे। तभी बैठक वाले कमरे से एक दुबला पतला लड़का निकला। शिवानी उसे देखते ही पहचान गई। फोटो में वो फिर भी देखने लायक लग रहा था, पर आमने सामने तो बिल्कुल पेंसिल सा पतला था। ओह, तो ये आया था। पापा बहुत धीरे से बुआ से बात कर रहे थे, पर फिर भी शिवानी को सुनाई दे रहा था। विद्या, शिवू के साथ ये बिल्कुल सही नहीं लगेगा। देखो ना, हाइट भी कितनी कम है, रंग भी।
भैया, तुम भी तो सांवरे हो। बहुत गोरा आदमी मऊगा लगता है, मऊगा। हाँ, पर ये नहीं, अभी लग रहा है जैसे नशा करके आया। शिवानी हैरान थी कि उसकी मम्मी अभी तक क्यों नहीं बोली, लेकिन मम्मी तो बस लड़के को इधर से उधर टहलते देख रही थी। वो इतना कमाल का लड़का था कि 2 मिनट भी एक जगह टिक के खड़ा नहीं हो रहा था। अचानक बड़ी बुआ की नजर शिवानी पर पड़ गई। शिवानी आ गई। यहाँ आओ बेटा। मैं यही ठीक हूँ बुआ जी। अरे तब तो कह रही थी कि मोबाइल पर बतियाएंगे, अब सामने ही हो तो कर लो थोड़ी बात। शिवानी की मम्मी जो अब तक चुप खड़ी थी, वो धीरे से बोली, दीदी घर में मातम चल रहा है, कुछ तो लिहाज करिए। ज्यादा ना एक्टिंग झाड़ो, हमें पता है कि घर में मातम है। हमारे ही पिताजी थे, तुम्हारे नहीं। पर तुमको तो चिंता है नहीं कि बिटिया का उम्र निकल रहा है। शहर भेज दी पढ़ने, बस हो गया जिम्मेवारी पूरा। हम कम से कम। दीदी बस करो, आप बहुत बोल रही हो। हाँ, हम ही चुप हो जाते हैं, तुम ही बन जाओ लुगाई के सगे। पापा और कुछ बोलने ही वाले थे कि मेन दरवाजा फिर खुला। अब की 2 लोग एक आदमी को सहारा देकर अंदर ला रहे थे। गर्मी में भी उस आदमी ने शॉल ओढ़ा हुआ था। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही शिवानी चिल्लाई, चाचू। और सिकंदर पहलवान की तरफ दौड़ पड़ी। बाकी आंगन में खड़े सारे लोग ऐसे हो गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। सिकंदर को अंदर वाले कमरे में बिठाया गया। वहीं कूलर चल रहा था। शिवानी उसके पास ही बैठ गई। चाचू की घाव देखकर उसके आंसू निकल रहे थे। जैसे ही सिकंदर ने शॉल हटाया, उसकी बॉडी पर 10 से ज्यादा चोट के निशान दिखाई देने लगे। शिवानी के पापा की टांगे कांप रही थी। सब लोग अंदर मत आओ भाई, 2 लोग बाहर रहो, कहीं पुलिस आ गया तो समस्या हो जाएगा। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब इसी सस्पेंस में मरे जा रहे थे कि आखिर सिकंदर बचा कैसे। लेकिन सिकंदर से डायरेक्ट पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो घायल जरूर था, लेकिन कोई उससे आंखें मिला सके इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। कमरा खाली करिए आप सब, हमें शिवू बिटिया से कुछ बात करना है। एक बार फिर सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। इतने में वो झिंगुर सा लड़का अपने बालों को कूल फंकी स्टाइल में खड़ा करके आ गया और स्माइल करते हुए सीधे सिकंदर के पैरों के पास पहुंचा और घुटना छू के स्टाइल मारता हुआ बोला, पाए लगी चाचा जी, आपको जीवित देख के बहुत खुशी हुआ। हम फैन हैं आपका। फैन मतलब बहुत बड़का वाला फैन। बड़ी बुआ दूर से ही फुसफुसाई, रे बॉडम लड़का पिटा जाएगा अभी, इधर आ। सिकंदर ने उसको घूरा। लड़के के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। ये कौन तरीका है पाँव छूने का? ठीक से छुओ। लड़के ने फिर एक हाथ से पैर की उंगली छुई और वही हाथ छाती से लगाया। हम समझाएं पाँव कैसे छुआ जाता है? दूसरा हाथ टूट गया है तुम्हारा। लड़के का चेहरा रुआसा हो गया। उसने गरीब सा मुंह बनाकर बड़ी बुआ की तरफ देखा। बड़ी बुआ ने मुंह फेर लिया। बेचारे ने तीसरी बार दोनों हाथ से पैर छुए। पाए लगी चाचा। खुश रहो। अब बोलो, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? लड़के ने फिर बड़ी बुआ की तरफ देखा। बार बार उधर क्या देख रहा है? उनका चेहरा पे जवाब लिखा है का? अपना नाम बता। विकास, विकास तोमर नाम है हमरा। विकास तोमर कि विकास तोमर? और ये बाल का ही खड़ा किया है? बिजली का झटका लगा है तुमको? शिवानी को मुंह दबा के हंसता देख विकास की बुरी तरह जल गई। पापा भी मुस्कुरा दिए। चाचू आप बात करो, हम चाय ले आते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी, हाँ बड़ी दीदी आपसे कह रहे हैं, चाय पिलाएंगी? बड़ी बुआ सर हिलाते हुई किचन में चली गई। यही जलवा था सिकंदर का। वो जहाँ खड़ा होता था
उस जगह का मालिक बन जाता था। अपने घर का सबसे छोटा होने के बावजूद पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात काट सके। एक पिताजी थे जो फिर भी सिकंदर को अपनी सलाह दे दिया करते थे, पर अब वो भी जा चुके थे। अब पूरे कुनबे में सिर्फ और सिर्फ शिवानी बच्ची थी अपने चाचू से कुछ भी कहने की जो हिम्मत रखती थी। साथ साथ उन पर गोली भी चला चुकी थी, पर ये बात अभी घर में कोई नहीं जानता था। तो विकास, तुमने सुना नहीं हम क्या बोले अभी कि जितना भी लोग हैं सब बाहर जाइए, हमें शिवानी बिटिया से कुछ बात करना है। तुम सारा उसी टाइम अंदर आ गए। वो चाचा जी, हम शिवानी के लिए ही यहाँ आए हैं। शिवानी की मुट्ठियां भींच गई। चाचू, बड़ी बुआ का देवर है ये, इससे रिश्ता करवा रही है हमारा, और हमें। सिकंदर ने शिवानी की तरफ पलट के देखा। शिवानी का मुंह बंद हो गया। वो सर झुका के खड़ी हो गई। तुम पहले अपना बाल कटवाओ। ये काकटुआ जैसा चोंच लेकर हमारे सामने दोबारा मत आना। बेचारा विकास भारी मन से चला गया। अगले 1 मिनट में शिवानी को छोड़कर बाकी सब लोग भी चले गए। कमरे में बस चाचा भतीजी बाकी थे। सबका मन में यही चल रहा है कि हम बचे कैसे। तुम्हें भी जानना होगा। नहीं चाचू, हम इसी में खुश हैं कि आप ठीक हैं। आप पर उस दिन के बाद से हम रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप जहाँ भी हो आपको सही सलामत रखें, आप स्वस्थ रहें। है? मतलब तुम्हें पता था कि हम जिंदा हैं? हमें यकीन था कि उस दिन आपको कुछ नहीं हुआ है। इतना भरोसा कैसे था? हम आगे वाला जीप में ही तो थे चाचू। हमने भीड़ में भी दुर्गेश चाचा को पहचान लिया था। दुर्गेश सिकंदर का बचपन का दोस्त था। दोनों साथ साथ ही बदमाश बने थे, पर दुर्गेश ने शादी बच्चे करके इन सब कामों से किनारा कर लिया था। हम जानते थे कि दुर्गेश चाचा ऐसे ही नहीं आए हैं, और ये भीड़ भी यूं ही नहीं लगी है। और वो पुलिस वाला बोलता था कि आपको पहले भगा लिए गया था, लेकिन फिर आपको दोबारा पकड़कर एनकाउंटर। हम तभी समझ गए थे कि वो झूठ बोल रहा था। फिर तुमने अपने मजनू को बताया कि हम जीवित हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन्नू को पता लग जाता तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते। तुम्हें उसका डिप्रेशन में जाना मंजूर नहीं था, लेकिन हमें नरक पहुंचाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कैसे बताएं आपको चाचू, हम कैसे बताएं कि मन्नू के अलावा हमें और कोई चाहिए ही नहीं जीवन में। उनमें 1 लाख बुराइयां हों, पर वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हम अच्छे से जानते हैं। आप पर गोली नहीं चलाए हम, मन्नू को आपके हाथों मरने से बचाए थे हम। एक ऐसा आदमी को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दी तुम, जो असल मायने में लौंडियाबाज है। साला 1 नंबर का औरत खो रहा है, पर तुम्हें तो भरोसा ही नहीं होगा। तुम्हें तो यही लगता रहेगा कि मन्नू से वफादार कोई है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस बीच देख चुके हैं। हम जानते हैं वो औरत के मामले में नाड़े के ढीले हैं, पर हम क्या करें चाचू, हम उन्हें अपना सब कुछ मान बैठे हैं। आपको हमारा बचपन याद है? एक दिन तुम्हारे बाप से ज्यादा हम पाले हैं तुम्हें। फिर आपको याद होगा ना कि जब हम मेला जाते थे तो हमें अक्सर कोई सस्ता, कोई टूटा हुआ गुड़िया पसंद आ जाता था, और फिर हम जिद करने लगते थे कि हमें यही चाहिए, हम इसी से खुश हैं। सब मना करते थे हमको कि क्या कबाड़ ले रही हो, लेकिन आप नहीं। आप हमेशा हमें वो गुड़िया दिला देते थे जो देखने में कुरूप होता था, पुराना लगता था। सिकंदर मुस्कुराने लगा। अब हमें एक गुड्डा पसंद आया है चाचू। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा बाकी सबका गुड्डा है, लेकिन हमें पसंद है। अब हमारी पसंद ही ऐसी है तो बताइए हम क्या करें। आपसे इतनी विनती करते हैं कि एक बार फिर हमारा जिद पूरा कर दीजिए। शिवानी सिकंदर के पैर पर सर रखकर सोने लगी। सिकंदर उसके बाल सहलाने लगा। ए गुड़िया, रो नहीं, हमको तो
ये भी याद है कि तुम जो टूटा फूटा गुड्डा गुड़िया लेती थी ना, उसको 2 दिन में ही ऐसा सजा धजा के इतना सुंदर बना देती थी कि वो नया से बेहतर लगता था। रात 9 बजे तक मन्नू और गौरव कानपुर पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट 12 घंटे का ये सफर इन दोनों ने सिर्फ 10 घंटे में पूरा किया था। मन्नू तो फिर भी झोंक में था, लेकिन गौरव की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी गाड़ी से बाहर कूदे और सीधे अपने बिस्तर में घुसकर सो जाए। सर जी मान जाओ ना, यही कानपुर में ही कहीं रुक जाते हैं ना, और अगर सुबह तक रेस्ट मिल गया तो कल में बिहार पहुंच जाएंगे। मनु की आंखें लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मिशन पर था कि जब तक वो शिवानी के गांव नहीं पहुंच जाता तब तक वो सोएगा नहीं। फिर भले ही वो गांव पहुंचते ही गिरे और मर जाए। मालिक तरस खाओ, मेरी ना सही अपनी ना सही, कम से कम इस वैगनार की तो केयर कर लो। अरे बिखर जाएगी ये। लखनऊ पहुंच के ब्रेक लेते हैं, वहाँ खाना भी अच्छा मिलेगा। और अचानक गाड़ी हिलने लगी। विंडस्क्रीन के आगे धुआं आने लगा। गौरव की काली जुबान अपना काम कर गई। इंजन से धुआं निकलता देख मनु ने गौरव को गंदी तरह घूरा। गौरव भोला सा मुंह बनाने लगा। अरे वाह, धुआं निकल, मेरा मतलब ओह ये क्या हुआ? अरे ये तो बहुत गलत हुआ। बेवकूफ, खुश हो रहा है? यहाँ हाईवे पर है हम, होटल भी जाना हुआ तो कैसे जाएंगे? सर सॉरी टू से, पर ये सब आपने तब नहीं सोचा ना जब आप अपनी लेटेस्ट बीवी को हिमाचल उसके घर छोड़ने जा रहे थे। और अब ये कार या मुझ पर ओवर प्रेशर करने से क्या होगा? मनु चुप होकर इधर उधर देखने लगा, फिर कार से बाहर निकला। दोनों हाईवे पर 10 मिनट तक खड़े होकर आती जाती गाड़ियों को हाथ देकर रोकने लगे, पर कोई नहीं रुका। क्या यार, यहाँ तो साला कोई हेल्प करने को भी राजी नहीं। सर एक आइडिया आया है। आपके पास 500 रुपए का नोट है? मनु ने एक नोट उसे दिया। गौरव वो नोट हाथ में लेकर लहराते हुए गाड़ियां रोकने की कोशिश करने लगा। गाड़ी रुकी तो अब भी नहीं, पर स्लो जरूर होने लगी। इतने में एक विक्रम नाम से मशहूर 3 व्हीलर टेम्पो रुक गया। ड्राइवर के मुंह में गुटखा भरा हुआ था। बंद पड़ गई। क्या बक रहा है ये? सर जी मुझे हैंडल करने दो। मनु साइड हो गया। गौरव विक्रम वाले के पास पहुंचकर कुछ फुसफुसाने लगा, कुछ इशारे करने लगा। फिर 2 मिनट बाद मनु के पास वापस आया। सर जी काम हो गया। ये गाड़ी को खींचकर गैराज तक पहुंचाने में हमारी हेल्प भी करेगा और हम एक होटल भी छोड़ देगा, क्योंकि दोनों आसपास ही हैं। उसकी गुटखे वाली भाषा तुझे समझ कैसे आई? अरे यही तो गेम है सर जी। मुझे उसकी थोड़ी समझनी थी, बल्कि अपनी समझानी थी। उसको अपनी प्रॉब्लम बताई और उसने हेल्प ऑफर कर दी। हेल्प? 500 रुपए लेके? अरे नहीं सर जी, बल्कि उसने पैसे लेने से मना कर दिया। बोला कि परेशानी में मदद करने के नाम पर किसी से पैसे लेना लूटने के बराबर होता है। अच्छा अब चलिए, आप गाड़ी में स्टीयरिंग पकड़ के बैठिए और मैं टेम्पो में बैठता हूँ। रात 10:30 बजे मन्नू और गौरव एक छोटे से होटल के नन्हे से रूम में बैठे थे। गौरव डिस्पोजेबल प्लेट्स पर खाना लगा रहा था। गैरेज वाले ने कहा था कि वो गाड़ी ठीक होते ही कॉल कर देगा। गौरव ने स्पेशली मैकेनिक के कान में बोल दिया था कि सुबह 6 बजे से पहले कॉल ना करे। अच्छा साथ दिया तूने गौरव। सुन, वो 500 का नोट जो तुझे दिया था रास्ते में, वो तू रख ले। अरे नहीं सर जी, मैं रख के क्या करता? मुझे गरीब आदमी कुछ बेचता हुआ दिखा तो उसे दे दिया। हैं? कौन गरीब आदमी? क्या बेच रहा था? गौरव ने एक छोटे से पैकेट से ब्लेंडर स्प्राइट का हाफ निकाला। ये आओ थोड़ी थकान मिटाते हैं। तेरे आने के बाद से मैं अचानक खुद को बुढ़ा समझने लगा हूँ। शाबाश, ले आ ग्लास। होटल वालों ने 2 कांच के सिंपल से ग्लास और एक जग ठंडा पानी दिया था।
गौरव ने शुरुआती पैक इतने बड़े बनाए कि मनु हिल गया। दोनों इतने थके हुए थे कि एक रोटी और 2 पैक लगाते ही सो गए। गौरव के पैग में थोड़ी विस्की भी भरी हुई थी। वो सपने में झूला झूल रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर खूब ठंडी हवा लग रही हो। गौरव को ऐसा लगा जैसे एक ट्रक बिल्कुल उसके कान के बगल से निकला। वो चौंक के उठ गया तो देखा वो होटल के रूम में नहीं बल्कि कार की पैसेंजर सीट पर बैठा था और मनु कार चला रहा था। गौरव का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि वो एक सपना देख रहा था जिसमें गाड़ी खराब हुई थी। फिर उन्हें रात को कानपुर में रुकना पड़ा था और फिर उन्होंने थोड़ी थोड़ी शराब पी ली थी और फिर सो गए थे। लेकिन वो तो अभी भी गाड़ी में ही बैठा था। मनु वैसे ही गाड़ी चला रहा था। बस फर्क इतना था कि अब मनु स्माइल भी कर रहा था। कितना अच्छा सपना देखा था सर जी। अच्छा, क्या देख लिया तूने? मैंने देखा कि हम लोग एक होटल में खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और हमारी गाड़ी रिपेयर होने गई है। और जानते हो सर जी, मैंने गाड़ी वाले को स्पेशली बोला था कि सुबह 6 बजे से पहले कॉल मत करना पर। अच्छा, और अभी टाइम क्या हुआ है? गौरव ने मोबाइल निकाला। 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे। गौरव और कंफ्यूज हो गया। हाँ सर जी, अभी हम पहुंचे कहाँ पे? बस लखनऊ क्रॉस किया ही है। हैं? क्या? 1 मिनट, ये सब इतना कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है? तू कंफ्यूजन छोड़, ये बता कि तुझे भूख लग रही है? नहीं, भूख तो नहीं लगी पर। छोड़ परवार, परेशान मत हो। गाड़ी 3 बजे ही ठीक हो गई थी। मैं और होटल का वेटर तुझे उठा के यहाँ तक लाए थे। हैं? इम्पॉसिबल, मैं सोया ही था सर जी, बेहोश नहीं हुआ था। प्लीज आप मजे मत लो, क्योंकि मेरे माथे की पहले ही माँ बहन एक हो चुकी है। अच्छा पीछे देख। गौरव ने पिछली सीट पर देखा। उसे कुछ दिखाई ना दिया। फिर दरवाजे के हैंडल पर उसे ब्लेंडर स्प्राइट का हाफ लगा दिखाई दिया। उस हाफ बोतल में हाफ ही दारू पड़ी थी। ये यहाँ कैसे आ गया? ओह, मैंने सपने में देखा था कि मैं उड़ रहा हूँ। सुहाना मुझे गोद में उठा के नाच रही थी। मतलब वो आप थे? तू मस्त कार्टून है। चल अब बकचोदी बहुत हो गई, पीठ सीधी कर ले, थोड़ी देर तुझे चलानी होगी। क्या? मुझे? ऐसे? सर जी ये अत्याचार मत करो, पहले कहीं चाय वाय तो पिला दो। मन्नू ने उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। और सर जी, किसी ऐसी जगह रुकना जहाँ वॉशरूम भी हो। भाई हम पिकनिक पर नहीं आए, किसी की जान बचाने जा रहे हैं, थोड़ा सीरियस हो जा। अरे सीरियस ही हूँ सर। सीरियस लोग पॉटी नहीं करते क्या? मनु स्माइल करने लगा। उसके जीवन की अब तक की सबसे लंबी रोड ट्रिप थी। रुकते रुकाते गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए दोनों शाम को 6 बजे गंगा जी पार करके छपरा में एंट्री ले ही रहे थे कि पुलिस बैरिकेडिंग दिख गई। दिल्ली की नंबर प्लेट और धूल मिट्टी से सनी हुई गाड़ी देख पुलिस वाले 100% रोकने वाले थे। उसकी वैगनार के आगे 2 गाड़ियां और थी। मनु फिर टेंशन में आ गया। अबे यार, मेरे पास गन है। हाँ है तो क्या हुआ? आपके पास लाइसेंस भी तो है ना? लाइसेंस तो है, लेकिन गन लेकर ऐसे ट्रैवल करना अलाउड नहीं होता। ऊपर से ये बिहार है, यहाँ के पुलिस वाले अगर गन क्या गाड़ी भी अपने पास जमा कर लेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक यही स्टेट ऐसी है जहाँ मेरी कोई जान पहचान नहीं है। सर जी ये तो निकलने से पहले सोचना था ना। आइडिया, आप एक काम करो, गन मुझे दे दो, मैं चुपके से उतर जाता हूँ और मैं आपको आगे कहीं मिलता हूँ। बेवकूफ मत बन, बस एक ही कार हमारे आगे रह गई है, वो भी फॉर्च्यूनर है। पक्का किसी नेता मंत्री की होगी। इतनी पास होकर अगर तू गया तो सबसे पहले तेरी तलाशी लेंगे। फिर क्या करे सर जी, आपने डर डर के मुझे भी डरा दिया। मैं फिर से पुलिस स्टेशन में रात नहीं बिताना चाहता। मन्नू सोचने लगा। मुसीबत में उसका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता था। 1 मिनट, तूने शर्लॉक होम्स देखा है? सर जी मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ रहता है ये? अपने ऑफिस का है? मन्नू मुस्कुरा दिया। थोड़ा आगे हो, जरा सा। गौरव आगे हुआ तो मनु ने गन निकाली और उसकी सीट के जॉइंट के बीच में जबरदस्ती ठूस दी और गौरव को फिर सीधा कर दिया।
अरे सर जी, ये तो चुभ रही है। तो अपने बम का दम लगा और अंदर ठूस दे। गौरव बेचारा हिल डुल के प्रेशर बनाने लगा। अरे सर जी, इतना प्रेशर लगाने से मुझे सच में प्रेशर बनने लगा है। आपको कोई और जगह नहीं मिली क्या? चुप कर और ध्यान से सुन। वो गाड़ी चेक करने के लिए कहेंगे, तू मेरे साथ ही बहस करने लग जाइयो कि हमारा मुजफ्फरपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। इतने में मन्नू की कार का नंबर आ गया। अरे लेकिन क्यों जरूरी है ये तो बताओ। कह दे बीवी बीमार है तेरी। गौरव ने घूमकर देखा, तब तक पुलिस वाले ने हाथ देकर रोक लिया। मेरी नहीं आपकी, फाइनल। बाहर आइए तो, कितना धूल धूसर करके आ रहा है। मनु ने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला। सर हम थोड़ा जल्दी में है। माय ब्रदर्स वाइफ इज टेरिबली इल एंड। ई भैया, अंग्रेजी ना ही झाड़ो, गाड़ी से बाहर आओ तो। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर प्लीज, हमें बहुत जल्दी है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी है। ई राकेश, इधर आओ यार, ये साले बहुत जल्दी कर रहे हैं। सर हम झूठ नहीं बोल रहे। 2 मिनट का काम है बस, गाड़ी का तलाशी लेना है, इम्पोर्टेंट है। चलो निकलो बाहर। गौरव और बहस करने वाला था कि मनु ने उसे इशारा किया और अपनी तरफ का गाड़ी का दरवाजा खोला। सर प्लीज समझिए ना, कुछ ले दे के। ये साला लेने देने की बात किया तो यही एनकाउंटर हो जाएगा। निकलो बाहर। मनु सड़ा हुआ मुंह बना के बाहर निकलने लगा। गौरव से उसकी निगाह मिली तो गौरव बड़ी बड़ी आंखें करके कुछ इशारा कर रहा था। मनु ने इशारा समझ लिया था, फिर भी इग्नोर करने लगा। ओ लाट साहब, तुमसे अलग से कहे कहा। राकेश, अच्छे से तलाशी लेना बे, इतना नखरा किया है साला, जरूर कुछ माल होगा। इतनी देर में पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न देने लगी। राकेश नाम के हवलदार ने पहले गौरव की तलाशी ली, फिर गाड़ी खोली तो गौरव की सांसें अटक गई। सीट के बीच में फंसी गन का छोटा सा हिस्सा अभी भी दिखाई दे रहा था। तभी राकेश चिल्लाया, ये देखिए सर, इसलिए इतना नखरा कर रहा था ये लोग। मन्नू के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और गायब हो गई। हवलदार के हाथ में ब्लेंडर्स का हाफ था और बिहार में शराब पीना मना था। ये देखिए सर, शराब पी के गाड़ी चलाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं सर, आप टेस्ट ले लीजिए, मैंने विस्की नहीं पी। ये तो बस। क्या तो बस? इसीलिए इतना जल्दी कर रहे थे आप लोग? और कितना माल स्मगल कर रहे हैं आप? सर कैसी बात करते हैं, मैं आपको स्मगलर लगता हूँ? ये तो बस खाने के साथ ले ली थी और फिर हटानी याद नहीं रही। राकेश, पूरा गाड़ी देखो अच्छे से, का पता पूरा पेट ही छुपा रखा हो। जितनी देर राकेश नामक हवलदार गाड़ी की तलाशी लेता रहा, उतनी देर गौरव के चेहरे पर 12 बजे रहे। लेकिन मन्नू बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसको ऐसे जर्क्स की आदत थी। शराब होती तो राकेश को मिलती। 5 मिनट बाद राकेश उदास हुआ वापस आ गया। उसके सीनियर ने अल्कोहल टेस्ट मशीन मंगवाई और दोनों की चेकिंग करने लगा। मनु के मुंह से क्लियरेंस मिल गया, पर गौरव के मामले में मशीन ने सिग्नल दे दिया। आपका साथी तो नशे में लगता है। नशे में नहीं लगता है, बस 2 पैक पिए थे, वो भी रात 10 बजे, और इसलिए वो ड्राइव नहीं कर रहा है। अब आप प्लीज अपनी फॉर्मेलिटी करके हमें जाने देंगे। उसकी वाइफ बहुत बीमार है और वहाँ कोई केयर करने वाला भी नहीं है। पुलिस वाला मनु के कॉन्फिडेंस के आगे वीक पड़ने लगा। पीछे से एक के बाद एक हॉकिंग भी हो रही थी। फाइनली दोनों के नाम, एड्रेस और मनु का लाइसेंस नंबर नोट करके उन्हें जाने दिया। वो हाफ जिसमें क्वार्टर शराब बची थी, वो पुलिस वाले ने ही रख ली। ये हमें दे दीजिए सर, सही जगह देख के बहा देंगे। हाँ, हमें पता है कि वो सही जगह कहाँ है। उसका रास्ता तुम्हारे मुंह से होकर जाएगा ना। टूटी हुई रोड पर गार्ड चलाते हुए मनु मुस्कुरा रहा था। अपनी गन उसने अभी भी नहीं निकाली थी। गौरव के चेहरे पर अभी भी बहुत से सवाल फूट रहे थे। सर जी, आप ऐसे क्लोज टू चेस्ट खेलते हो, आपको डर नहीं लगता? अगर तलाशी में गन मिल जाती तो? चांसेस कम थे। विस्की की बोतल की वजह से वो आदमी विस्की ढूंढ रहा था। ये साइकोलॉजी समझ तू भी। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है और उसके पकड़े जाने का डर है, तो उस कीमती चीज को बचाने के लिए कुछ और लेसर इम्पोर्टेंट दांव पर लगा देना चाहिए। ओह अच्छा, लेसर इम्पोर्टेंट वो विस्की। लेकिन एक बात तो बताओ, आपको क्या सच में लग रहा था कि हमारी दिल्ली नंबर प्लेट की कार्ड देखकर भी वो हमें सिर्फ इसलिए जाने देंगे क्योंकि मेरी इमेजिनरी बीवी बीमार है? नोप, मैं श्योर था कि वो कार चेक जरूर करेंगे। तो फिर इतनी नौटंकी क्यों की?
टाइम किल करने के लिए। देख, 5 मिनट नखरे करने से वो पुलिस वाला इतना तो समझ गया ना कि मैं कुछ छुपा रहा था। अब उसे जिद हो गई कि कार जल्दी से चेक करनी है और क्यूरियोसिटी शांत करनी है कि इसमें क्या है। पर मेरा गेम ये नहीं था। मैं अपने पीछे खड़ी कार्स को इम्पेशेंट करना चाहता था। ओह अच्छा। तभी वो पीछे से हॉर्न बजाने लगे तो हमारी कार को पास कर दिया गया। एग्जैक्टली। वैसे अगर वो चौड़ी रोड होती, हमारी कार साइड लगाई जा सकती, तो भी ये फॉर्मूला काम करता। क्योंकि जैसे ही उसे क्यूरियोसिटी हुई होगी कि कार में ऐसा क्या है जो मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही उसकी आंखों के सामने विस्की की बोतल आई होगी। लेकिन विस्की ही क्यों? तूने सुना नहीं? बिहार में विस्की बैंड है, पर यूपी से बहुत स्मगल होती है। हालांकि इजीली नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती, पर मिलती तो है ना। इस चक्कर में पुलिस वालों की मौज रहती है। वो ऐसे रोड से विस्की बोतल ले जाने वालों से पैसे भी खींचते हैं और आधी विस्की भी। अरे सर जी, आपको इतना कुछ पता है, फिर भी कहते हो कि मैं बिहार नहीं आया। पगले, बिहार आया हूँ पहले भी, लेकिन बाय रोड नहीं आया। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए न्यूज़पेपर बहुत है, पढ़ा कर। हाँ, नॉलेज लेने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, वो आज हमने ले लिया। मतलब अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम विस्की लेकर आए तो इस रूट से नहीं आना है। सर जी, अब शिवानी भाभी को कॉल करो ना। अरे कम से कम इन्फॉर्म तो कर दो कि हम आ गए हैं। नो, उसने स्ट्रिक्टली कॉल या मैसेज करने को मना किया है। जैसे ही उसके हाथ कोई फोन लगेगा वो कॉल करेगी। रात 10 बजे वो बसौली गांव पहुंच गए थे। रोड पक्की बनी हुई थी, पर चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि लग रहा था कि रात के 2 बज गए हो। सर जी, लोकेशन के हिसाब से हम 250 मीटर दूर हैं। चल फिर कार कहीं कोने कोटरे में लगाते हैं और आगे का रास्ता पैदल नापते हैं। ठीक है, पर हम घर कैसे पहचानेंगे? पहचान लेंगे। शिवानी ने अपने घर का लुक इतनी बार डिस्कस किया है मुझसे कि मेरी माइंड में डिटेल्ड इमेज बन चुकी है। अच्छी बात ये थी कि गांव में अंधेरा नहीं था। सोलर वाली लाइट्स लगी हुई थी। गौरव और मन्नू गूगल लोकेशन का पीछा करते करते कभी इधर तो कभी उधर चल रहे थे। रास्ते में एक भी जीता जागता आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सर जी, ऐसे तो हम कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्या किया जाए? पॉइंट तो है तेरी बात में। एक काम कर, फोन को जेब में रख और मुझे अच्छी तरह पूरा एरिया देखने दे। वैसे भी घर ढूंढकर काम थोड़ी खत्म हो जाएगा, काम तो बल्कि तब शुरू होगा। मतलब ये कि हम घर से लड़की भगाने वाले हैं। हमारे लिए गर्म पानी की बाल्टी और आरती की थाली लेकर कोई नहीं खड़ा होगा। आज की रात भी काली होनी है, खुद को प्रिपेयर कर ले। मन्नू की बातों से गौरव और डरने लगा। उससे इस एडवेंचर लाइफ में मजा तो आ रहा था, पर बीच बीच में जब थकान हावी होने लगती थी तब उसे घर का बिस्तर याद आने लगा था। 10 मिनट तक यहाँ से वहाँ डोलते डोलते अचानक मन्नू को एक घर दिखा जिसके बाहर ब्लू पेंट था। सामने वाली गली में जो बड़ा सा घर दिख रहा है ना, शायद वही है। शायद? इस शायद को डेफिनेट कैसे बनाएंगे सर जी? मन्नू ने देखा घर के पीछे बड़ा सा खेत था जो इस वक्त रात में थोड़ा डरावना लग रहा था। घर के सामने बड़ा सा खाली प्लॉट था, इसी वजह से ये घर दिखाई दे रहा था। कुछ देर यही वेट करते हैं, शायद शिवानी का कॉल आ जाए। लास्ट कब बात हुई थी आपकी? परसों दिन में। एक बात सुन ले अभी, उसके सामने हिमाचल की कोई बात नहीं होगी। जो बताना होगा मैं बताऊंगा अपने तरीके से। आपके तरीके से मतलब मैनिपुलेट करके? तेरी तो साले। अचानक से 2 लोग मन्नू की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। दोनों 6 फीट के आसपास थे। पकड़ पकड़ मादक चौधों को पकड़। गौरव भाग, जल्दी भाग। दोनों दौड़ते हुए उसी खाली प्लॉट की तरफ जाने लगे जो शिवानी के घर के सामने था। सर जी, ये लोग कौन है? मुझे क्या पता, बस भागता रहे। इससे पहले कि वो दोनों उस प्लॉट में कूदते, पीछे भागते 2 में से एक गुंडे ने मन्नू के सर पे पत्थर मार दिया। मन्नू का बैलेंस बिगड़ा और वो वहीं गिर पड़ा। गौरव अच्छा
अच्छा भला दूर निकल गया था, पर मन्नू के सर पे पत्थर लगा देख वो रुककर पत्थर उठाने लगा। हरामी साले, ये ले। अचानक गौरव के पीछे एक आदमी आया, उसे उठा के पटक दिया। कुछ देर बाद मनु की नींद टूटी। उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मन्नू की नाक एक्टिव होकर अच्छे से सूंघने लगी। गौरव, गौरव कहाँ है तू? कुमकुमाता हुआ गौरव भी जागा। सर जी, ये हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कोई गोदाम है ये? यहाँ मिट्टी का तेल भरा हुआ है। मनु के मुंह से आगे माचिस की एक तीली जली और उस तीली की रोशनी में मनु को एक चेहरा दिखाई दिया। सिकंदर, इम्पॉसिबल। सिकंदर ने उसी माचिस से अपनी सिगरेट जलाई। उसकी सिगरेट देखकर अचानक गौरव का भी मन करने लगा। किस्मत भी कितनी हरामजादी है ना मन्नू। तुझे बार बार मरने के लिए मेरे सामने आना पड़ता है और मैं बार बार तेरी लीला समाप्त करने से चूक जाता हूँ। मन्नू के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी वो जैसे तैसे बोला। अब की नहीं चुकोगे, अब तो मेरे हाथ बंधे हैं। मेरे भी तो हाथ बंधे। अरे मुझे तो लगा कोई पुलिस या हरामी हमारे घर पर नजर रखने के लिए जासूस छोड़ा है, तभी अपना दो लोग को बोल के तुमको उठवा लाया। पर तुम तो साले पुराने पापी निकले। वाह जी किस्मत। शिवानी कहाँ है? सिकंदर ने उसे घूरा। अभी भी तुम्हारे अंदर इतना गुदा है कि हमारे सामने उसका नाम ले सको। गजब। वो ठीक है ना? एक मिनट, तुम बोले कि तुम्हारे हाथ भी बंधे हैं, इसका मतलब शिवानी यही है, सुरक्षित है और इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारी लाडली बनी हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। दिमाग में धार है तेरे। एक आदमी गौरव के मुंह के आगे पेट्रोमैक्स लाकर रख गया। छोटे सिलेंडर से आती इतनी तेज रोशनी से गौरव की आंखें चौधिया गई। यार इसको थोड़ा दूर रखो, एकदम से सर पे किसने रख दिया? गौरव के झल्लाते ही सिकंदर ने उसकी तरफ देखा, फिर मन्नू की तरफ मुंह करके पूछ बैठा। ये कार्टून कौन है? अब इसका मुंह इसी हांडे में झोंक दे तो कैसा रहे? मन्नू को गुस्सा तो अपनी बेबसी पर आ रहा था, पर फ्रस्ट्रेशन निकाली गई गौरव पर। गौरव यार, तू कभी तो बोलने से पहले सिचुएशन को देखा कर, कहीं भी कुछ भी बोल देता है। सर जी, वो एकदम से मुंह के सामने। तो आंखें बंद कर लेता। हमारे हाथ पैर बंधे हैं यार। हमारे सामने नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बैठा है, वो गैंगस्टर जिसे मेरे ही पुलिस वाले दोस्त ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। कुछ तो डर, कुछ तो सेंसिबल बन भाई। ओह, आप गैंगस्टर हो? मैंने पहले कभी गैंगस्टर। मन्नू के घूरते ही गौरव का सारा एक्साइटमेंट फुस हो गया। सही है, तेरा ही चेला है मन्नू। तू भी कहाँ बोलने से पहले आस पास देखता है। सुनो रे, दोनों के हाथ पैर खोल दो और ऊपर छत पे इनका खाट लगा दो। रात आराम करने दो, सुबह बात करेंगे। सिकंदर उठा और बाहर जाने लगा, पर गौरव ने उसे फिर टोक दिया। सर, गैंगस्टर सर, कुछ खाने को मिल जाता तो। सिकंदर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और चला गया। पूरी ट्रिप में ये पहला मौका था जब गौरव मनु के साथ अकेले रहने से डर रहा था। उसे पता था कि मनु उसे बहुत बुरी तरह डांटने वाला था, पर मनु ने उसे कुछ नहीं कहा। दोनों छत पर नीले आसमान के तले लेट गए। उनके फोन जब्त कर लिए गए थे। अब जो भी होना था सिकंदर की मर्जी से होना था। दूर कहीं गैंग्स ऑफ वसेपुर का जिया हो बिहार का लाला बज रहा था। रात 11 बजे गाय
गायत्री अपने बेड पर बैठी एक नॉवल पढ़ रही थी कि मुस्कान उसके साथ ही बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। मुस्कान को गायत्री के घर रहते 2 दिन हो चुके थे और गायत्री की बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी अब मुस्कान ने उसे इरिटेट करना शुरू कर दिया था। पर गायत्री चाहकर भी उसे भगा नहीं सकती थी। आफ्टर ऑल मुस्कान ने गायत्री की तब हेल्प की थी जब उसकी बॉडी पर एक चड्डी भी नहीं थी। यार एक बात बता, तेरे उस हीरो साजिद ने ट्रेन में कैसे चूना लगाया था? नाम मत ले यार उसका। और तू देख, तुझे और भी इम्पोर्टेंट काम होंगे, उन्हें पूरा कर डार्लिंग। हाँ, कर रही जरूरी काम पूरे। 2 दिन तेरे घर क्या रह ली, ताने मार रही। गायत्री ने तुरंत नॉवल साइड रखा। नहीं ना यार, वो मतलब नहीं था मेरा। मतलब छोड़, ये न्यूज देख, कहीं तेरा वाला मतलब ही तो नहीं। न्यूज ऐप पर हेडिंग लिखी थी कि ट्रेन में सीट नंबर का धोखा देकर हुई लाखों की ठगी। यार ये तो बिल्कुल डुप्लीकेट न्यूज है। इट्स अनबिलीवेबल। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, तभी तो तुझसे पूछा। एक लड़के को एक लड़की मिली जो गलत कोच में लेटी थी। 1 मिनट, थोड़ा डिफरेंस तो है। वो क्या? हाँ, मैं समझ गई। ये भैंकड़ा तेरी ही स्टोरी से इंस्पायर्ड हुआ होगा। इसमें लिखा है कि अकेले ट्रैवल करती एक लड़की के पास एक लड़का आया और बोला कि आप मेरी बर्थ पर बैठी हैं। पीड़िता ने बताया कि बर्थ नंबर तो सेम था पर कोच नंबर अलग था। लड़के ने लड़की को अपनी सीट ऑफर कर दी और खुद लड़की की बर्थ पर जाने का दावा करने लगा। लड़की की उससे दोस्ती हो गई और शाम को दोनों एक साथ चाय पीने लगे। और जब वो सुबह उठी तो उसका सारा सामान गायब था और पीड़िता ने बाद में चेक किया कि वो सही कोच में थी। ओ, भैंस की आंख। इसका मतलब साला ब्लफ खेल रहा था। मुस्कान मोबाइल स्क्रीन को जूम करने लगी। ब्लफ इसीलिए चल गया क्योंकि उसका सबसे पावरफुल वेपन उसका चेहरा है। इस रिपोर्ट में भी लिखा है ना कि लड़की उस हैंडसम लड़के के प्रेजेंस से इम्प्रेस हो गई थी। ये कहाँ की न्यूज है? पटना की। साला इतनी जल्दी पटना भी पहुंच गया। ओ डम्बो, पटना पहुंचने में 3 दिन नहीं लगते। गायत्री तुरंत अपने बेड से उतरी और अपनी वार्डरोब खोलकर कपड़े निकालने लगी। चल जल्दी तू जीन्स पैक कर, 4 कुर्ते रख ले। हम पटना जा रहे हैं? कैसे? फ्लाइट से। अबे तब तक तो वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा। देखी जाएगी, अभी तो पटना ही चलते हैं। वहाँ की पुलिस से कुछ तो हेल्प मिलेगी। अपना एनजीओ वाला कार्ड रखना मत भूलियो। यार वो तो पर्स में ही रहता है। पर कोई परवर नहीं। तू चलना चाहती है तो चल, वरना मैं अकेले निकलती हूँ। मुस्कान भी फटाफट अपने कपड़े पैक करने लगी। उनको पहले कोटा से दिल्ली जाना था और फिर दिल्ली से पटना की फ्लाइट लेनी थी। यूं तो ट्रेवल टाइम कोई 6-7 घंटे का ही था, पर स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में और फिर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वेट करने में इतना टाइम लग गया कि वो नेक्स्ट डे 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों लड़कियां आंखों पर काला चश्मा लगाकर हील्स पहने टिक टॉक करती टैक्सी में बैठी। पटना जंक्शन था ना वो? नहीं भैया, राजेंद्र नगर स्टेशन ले चलो। दोनों जासूस लोमड़ियां पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन की तरफ चल दी। कौवों की तेज आवाज से मनु की नींद खुली। उसे भरोसा न हुआ कि इतनी तेज धूप होने के बावजूद भी वो अभी तक सो रहा था। गौरव मुंह पर तकिया रखे फैला पड़ा था। गौरव उठ जल्दी, गौरव। थोड़ी देर और सोने दो ना सर जी, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई है। अबे उठ यार, 11 बज रहे हैं। गौरव ऐसे उठा जैसे उसकी बॉडी में स्प्रिंग लगी हो। क्या 11 बज गए? हाँ यार, मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा, इतने भी टायर्ड नहीं थे हम। थे सर जी, टायर्ड तो, पर अब बेटर लग रहा है। 17-18 साल का एक लड़का काला कुर्ता पहने तो सफेद टॉवल हाथ में
लेकर ऊपर आया। गुड्डू नाम है हमारा, चाचा तौलिया भिजवाए हैं। सामने ट्यूबवेल है, जाओ नहा लो। जंगल जाना हो तो लोटा नीचे मिल जाएगा, नहीं तो बोतल ले जाना। जब फ्रेश हो लो तो हमें बता देना, खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। भाई ट्यूबवेल पे नहाना तो ठीक है, पर पहले ये तो बताओ कि बाथरूम कहाँ पे है? बहुत जोर से पॉटी आ रही है। कोई बाथरूम नहीं है यहाँ। अभी बोला तो वो कि जंगल जाना हो तो लोटा ले लेना। लेकिन सर जी, हम जंगल में क्यों पॉटी करेंगे? ये सब लोग जंगल में जाते हैं क्या पॉटी करने? और यहाँ जंगल में शेर चीता नहीं होता क्या? मन्नू ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। बिहार आते समय रास्ते में तेरा कोई पेच वेच गिर गया था क्या? पता नहीं सर जी, इतनी टूटी फूटी रोड थी कि सारे अंजर पंजर हिल गए थे। मन्नू ने गुड्डू की तरफ देखा। ओ गुड्डू भाई सुनो, चाचा जी से पूछो कि शिवानी कहाँ है। मैं शिवानी से मिलने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। कहा भैया, चाचा को जानते नहीं का? उनके सामने तुनक मिजाजी नहीं चलती। जो कहा है वो करो, वरना क्या? गोली मार देंगे। मन्नू ने अंडरवेयर में से गन निकाली और गुड्डू पर